कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को आप डिफाइन करिए या फिर इसको क्या स्टेटमेंट है उसको बताइए, और साथ ही साथ इसके मतलब फोर्स के बीच में क्या रिलेशंस है। तो हम ये पहले से जानते हैं, ये बोलता है पैरेललोग्राम लॉ बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो साइड्स के द्वारा यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस में डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसे यदि हम बनाना चाहें तो ये देखिए, तो हमारे पास ये हमारे पास P है और ये हमारे पास जो है Q है, और ये P और Q जो है थीटा एंगल पे, P और Q थीटा एंगल पे। तो मैंने ये सिमिलर P और बनाया, ये P बनाया, और ये इसके पैरेलल ये है P, इसके पैरेलल ये Q है। तो हमने इसको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट R, ये रिजल्टेंट R हो गया। ठीक है, तो हमने ये इसको मैं एक रेक्टेंगल में बना लेता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं OACB। क्या बोल देता हूं मैं, OACB। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर की वजह से मैं इसको अब एक नया नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं D। क्या नाम दे देता हूं इसको मैं, D। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सी बात है। तो ये जो हमारा Q है ना, ये जो हमारा Q फोर्स है, ये है P फोर्स। Q और P के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। Q और P के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो ये जो Q है, ये Q यहां से भी हमें दिख रहा है, ये Q हमें यहां से भी दिख रहा है। तो Q का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, ये भी एंगल थीटा बनेगा। कौन सा बनेगा एंगल, ये भी एंगल थीटा। तो अब यदि मैं बात करूं ये, तो Q का जो बेस का कंपोनेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो क्या हो जाएगा, Q sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Q sin थीटा। और हम तो जानते ही हैं यहां से यहां तक की दूरी जो है P है। तो अब यदि मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, ट्रायंगल की बात करूं, वो ट्रायंगल क्या है, OCD। तो इस ट्रायंगल से हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, we know that from triangle ODC ट्रायंगल से हम देखेंगे तो ये जो इसका डायगोनल का स्क्वायर है OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यदि मैं बात करूं सिर्फ OC की, तो OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा अंडर रूट OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD का स्क्वायर। अब ये जो OD है ना, OD जो है ना वो क्या है, OA और AD का सम है। तो मैंने क्या लिख दिया, OD की जगह मैंने क्या लिख दिया, OA प्लस AD का, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और हम पहले से जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि OA जो है वो किसके बराबर है, OA जो है वो P के बराबर है, और AD जो है वो किसके बराबर है, AD जो है वो Q cos थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, Q cos थीटा के बराबर है। और CD जो है वो किसके बराबर है, CD जो है वो Q sin थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, Q sin थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो OC की वैल्यू है, OC की वैल्यू क्या हो गई, तो OA की जगह मैंने क्या लिख दिया, OA की जगह मैंने लिख दिया P, AD की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q cos थीटा का स्क्वायर, CD की जगह हमने क्या लिख दिया, Q sin थीटा का स्क्वायर। तो यहां तक हमारे पास ये बातें आ गई। अब आगे इसे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे तो क्या होगा, ठीक है, OC हम निकाल रहे हैं, और ये जो OC है ना वो रिजल्टेंट R के बराबर है। OC किसके बराबर है, रिजल्टेंट R के बराबर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, R इक्वल टू, या फिर मैं इसे ही
आर लिख देता हूं, ये किसको मैं क्या लिख देता हूं, आर। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ गया ये आर इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास 2pq कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू ये जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए, इसके पास जो फार्मूला है वो क्या आ गया, वो आ गया आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब मैं बात करूं कि एंगल की, किसकी बात कर रहा हूं, एंगल की। तो ये जो आर जो है ना, क्या है जो ये जो आर है ना, ये आर जो है पी से जो एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट जो है पी से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो इस एंगल को हम कैसे देखेंगे, तो मैंने बोला इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिजल्टेंट, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम फोर्स पी, पी फोर्स इसका एंगल क्या होगा, तो ये मैं बात करूं tan, इसको हमने एंगल क्या मान रखा है, अल्फा मान रखा है। तो मैंने क्या कर दिया tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल टू, ये tan का क्या होता है हम जानते हैं, तो tan जो होता है tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर की हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू साइन थीटा, और बेस क्या है, बेस ये है ओडी। तो क्या फिर मैं बोलूं सी डी अपॉन ओडी, क्या मैं बोलूं सी डी अपॉन ओडी। तो मैं tan अल्फा इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया सी डी अपॉन ओडी। और ओडी जो है वो क्या है, ओडी जो है वो है ओ ए प्लस ए डी, क्या है ओ ए प्लस ए डी। सी डी क्या है, सी डी जो है वो है क्यू साइन थीटा, और ओ ए क्या है पी है, ए डी क्या है क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया tan अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया जनरल फार्मूला आ गया। अब हमारे पास P और Q के बीच में, अब हमारे पास P और Q के बीच में जो एंगल है ना ये थीटा है, ये थीटा चेंज हो तो इस थीटा के चेंज होने के साथ साथ हमारा रिजल्टेंट जो है उसकी वैल्यू भी, और हमारा जो एंगल है रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल फोर्स P के बीच में ये वैल्यू भी चेंज होती है। तो इसके लिए मैं कुछ केस देखता हूं। तो मैंने देखा केस फर्स्ट, क्या देखा हमने केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैंने मान लिया थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90, थीटा इक्वल टू 90 हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अब tan अल्फा की बात करूं, तो tan अल्फा की बात करूं या फिर अल्फा की बात करूं, मैं किसकी बात करूं अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स क्यू
साइन 90 डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस 90। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा tan इनवर्स साइन 90 की वैल्यू 1 होती है क्यू अपॉन पी। तो ये हमारे पास किसके लिए वैल्यू आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गया जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तो जब थीटा 90 होगा तो ये वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब हमारे पास दूसरा जो है जब केस में ले रहा हूँ केस थीटा इक्वल टू 0, केस सेकंड में ले रहा हूँ, केस सेकंड थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। थीटा 0 ले रहा है तो क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट पी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने कॉस 0 की वैल्यू बोली 1, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। तो ये r जो है वो क्या हो गया, r हो गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास p प्लस क्यू। ठीक है, अब अल्फा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्यू साइन 0 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाती है, तो ये अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया पैरेललोग्राम लॉ में। तो ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स डेरिवेशन से, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान है। आप घबराते हैं तो मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ घबरा क्यों रहे हो। यदि थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़े ना, थोड़ा सा बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, मतलब बिल्कुल मन से हम पढ़े कि नहीं हमें इन चीजों को समझना है और अच्छे से समझ के लिखना है, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि आपको 1% की भी दिक्कत होगी। तो एग्जाम का टाइम चल रहा है, प्लीज आप 1-2 घंटे का टाइम दीजिए सब्जेक्ट को, और मेरी ये पूरी गारंटी है कि इस सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वरिग्नस थ्योरम। वरिग्नस थ्योरम ने कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा मोमेंट का डिफरेंट, मान लो कि हमारे पास 2 फोर्स लग रहे हैं पी एंड क्यू, तो उस पी एंड क्यू का जो अलजेब्रिक सम होगा मोमेंट का किसी पॉइंट के अबाउट, वो सम उस रिजल्टेंट का मोमेंट उसी सेम पॉइंट के अबाउट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा इफ कोप्लेनर फोर्सेस are acting on a body, then algebraic sum of moment of all the forces about a point in a plane of forces is equal to the moment of their resultant about the same point, same point के बराबर होगा। तो चलिए ठीक है, तो हम फिर से दूसरे डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं और इस डेरिवेशंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पैरेललोग्राम की तरह मैंने एक बार फिर से मैं फोर्सेस हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने मान लिया कि हमारे पास ये फोर्स P है और ये दूसरा फोर्स हमारे पास क्या है Q है। तो इस Q को मैं फिर से सेम इसी की तरह दिखा रहा हूं और इस P को सेम इसी की तरह दिखा रहा हूं। ठीक है, अब यदि मैं वर्टिकल एक्सिस खींचूं, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यही ये क्या है, फिर से ये हमारे पास क्या है तो ये हमारे पास क्या है P है, ये हमारे पास Q है। मैंने एक वर्टिकल एक्सिस खींच दिया ये, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दिया ये P है, ये Q है। ठीक है, P के सिमिलर मैंने एक और फोर्स खींचा, ये बिल्कुल P के सिमिलर जा रहा है, और दूसरा मैंने एक Q के सिमिलर खींच दिया ये। तो ये हमारे पास क्या है, अभी भी P ही है और ये क्या है Q है। ठीक है, तो हमें इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास फोर्स है, P जो एंगल बना रहा है, P जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल क्या है अल्फा। P जो इसके अलावा भी थोड़ा सा एक रिजल्टेंट और बना ले रहा हूं मैं, क्या बना ले रहा हूं रिजल्टेंट।
ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट आर। पी जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से वो क्या है, अल्फा, और क्यू जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से वो क्या है, बीटा, और रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से वो उस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया उस एंगल को, थीटा, अल्फा बीटा थीटा। ठीक है, तो ये इतनी सिंपल सी बातें हो गई। अब मैं थोड़ा सा नंबरिंग करता हूँ। तो ये जो एंगल है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ओ। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ, ओ। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ए। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, बी। क्या बोल दे रहा हूँ, बी। तो ये जो है पी, पी का हॉरिजॉन्टल एंगल है अल्फा, तो यहां भी पी का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा, यहां पे भी पी का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा, अल्फा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। और यहां से यहाँ यदि इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल बीटा है तो ये क्या हो गया, क्यू कॉस बीटा। क्या हो जाएगा, क्यू कॉस बीटा। तो ये क्यू कॉस बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, पी कॉस अल्फा। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब एक चीज और, हमारा ये जो है आर है, क्या है ये, आर है, और इस आर का बेस का कंपोनेंट की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो मैंने ये भी लिख लिया कि मैं इस पूरी डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, हम लोगों ने इसके बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें मोमेंट लेना है। क्या करना है, हमें मोमेंट लेना है। तो मोमेंट लेने के लिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर उसको मैंने क्या बोला, एम। क्या बोला मैंने इस पॉइंट को, एम। तो इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसकी दूरी यहां से जो है वो क्या है, D1। ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगा ना, परपेंडिकुलर सॉरी इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है वही वर्टिकल का इंक्लाइंड से होता है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा। ये एंगल कितना हो गया, अल्फा। या फिर मैं इस अल्फा को इधर साइड में लिख देता हूं जिससे दिक्कत ना हो। तो ये एंगल क्या हो गया, अल्फा। अब दूसरा हमारे पास ये जो क्यू है, क्यू पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूं। तो मैंने क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने इस पे कह दिया। तो ये मैंने क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो दूरी है ना, ये क्या हो गई इसकी, यहां से ये दूरी हो गई D2। ये कितनी हो गई, D2 हो गई। D2 दिख रहा है आपको, ये हो गया D2। ये D2 है, और D2 का क्यू का हॉरिजॉन्टल एंगल बीटा था, तो ये वर्टिकल से भी एंगल ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। क्या हो जाएगा, एंगल बीटा। अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस पे रिजल्टेंट पे। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारे पास, ये एंगल भी हमारे पास हो गया थीटा। तो ये हमारे पास एक पूरा डायग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ मोमेंट लेना है सभी पॉइंट के अबाउट। क्या करना है, मोमेंट लेना है। तो देखिए मोमेंट लेना कितना आसान है। अब सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल देखना है। तो मैंने अब क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस थीटा के बारे में कुछ हमें जानकारी लेनी है, तो मैंने सबसे पहले डायग्राम में ये एंगल लिखा। तो ये एंगल कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अभी मैं उसी सेम कलर में निकाल देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, फिर इस तरह से दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो ये इसको मैंने क्या मान रखा है, इसको मैंने मान रखा है D1। इसको मैंने D1 मान रखा है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया O, यहाँ पे क्या हो गया M, और ये एंगल जो है वो क्या है, अल्फा है। ये एंगल क्या है, अल्फा है, और ये क्या है 90 डिग्री है। तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कराऊं, इसको मैं क्या करूं, रोटेट कराऊं। इसको रोटेट कराने के बाद मैंने इसको ऐसे घुमाया, फिर रोटेट कराने के बाद मैंने, ठीक है, तो इसको मैंने रोटेट कराया। तो यहाँ पे हो गया ये O, ये क्या O,
ये m और ये जो ओ एम और ये हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये जो है क्या हो गया, ये हो गया बेस जो है D1 और इसकी दूरी जो है वो क्या हो गई OM हो गई। क्या हो गई OM हो गई। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहां से ये ट्रायंगल निकाले, इस ट्रायंगल को मैंने घुमाया है और ये एंगल जो हो गया क्या हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा। तो मैं कॉस अल्फा की बातें करूं, किसकी बात करूं मैं, कॉस अल्फा की। तो हमारे पास सिंपल सा रूल है, हमारे पास सिंपल सा रूल है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है D1, हाइपोटेनियस की वैल्यू OM है। तो यहां से मैं क्या पता चल गया, D1 इक्वल टू OM कॉस अल्फा। D1 इक्वल टू क्या पता चल गया, OM कॉस अल्फा। सिमिलरली सेम एंगल है सब, बाकी तो सब चीजें सेम है, चेंज होता चला जाएगा बस। तो अब यदि मैं बात करूं किसके लिए, कॉस बीटा के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा D2 और ये क्या हो जाएगा OM हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास फिर से आ जाएगा D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 इक्वल टू आ जाएगा OM, D2 इक्वल टू OM और ये क्या हो जाएगा D2 इक्वल टू OM इंटू कॉस बीटा, D2 इक्वल टू OM कॉस बीटा। फिर अब कॉस थीटा की मैं बात करूं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा D3, सेम वही होगा सब, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का फॉर्मेट एक ही है ना, बिल्कुल एज इट इज है। जैसे जैसे ये यहाँ पे D1 की जगह क्या लिख दोगे D2, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप बीटा। फिर D1 की जगह क्या लिख दोगे D3, यहाँ पे क्या लिख दोगे थीटा। सेम वही एंगल बन रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू D3 अपॉन OM। तो हमारे पास एक नया आ गया D3 इक्वल टू OM कॉस थीटा, D3 इक्वल टू OM कॉस थीटा। तो ये हमने तीनों रिलेशंस निकाल लिए, D1, D2, D3। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट आपको, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसानी से हमने यहां तक देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें मोमेंट लेना है। क्या लेना है, मोमेंट लेना है सभी फोर्स का M पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट होता क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स है PQR, डिस्टेंस क्या है D1, D3, D2, बस इतना सा करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नाउ taking the moment of all forces about point M, पॉइंट M के अबाउट हम ले रहे हैं। तो मैंने P फोर्स का जो मोमेंट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स P, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स P, मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट M, M पॉइंट के अबाउट जो है MP क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P इंटू D1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। D1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू जो है आप यहां से देखेंगे OM कॉस अल्फा। क्या है, OM कॉस अल्फा, OM कॉस अल्फा। तो OM को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया P कॉस अल्फा। अच्छा एक चीज और आपको इस डायग्राम से देखने की जरूरत है, यहां पे मैं क्या दिखा है P कॉस अल्फा जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। P कॉस अल्फा किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने साइड में लिख रखा है कि वी नो डैट P कॉस अल्फा इक्वल टू AB। तो ये क्या हो गया OM इंटू AB और ये क्या आ गया हमारे पास, मोमेंट अबाउट पॉइंट P। किसके पॉइंट मोमेंट आ गया, P पॉइंट के अबाउट। तो सिमिलरली मैंने फिर क्या बोला, मोमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट पॉइंट M पॉइंट के अबाउट। तो ये क्या हो जाएगा MQ, ये क्या हो गया, अब हमारा जो फोर्स है वो क्या है Q है, फोर्स क्या है Q। तो Q इंटू क्या कर दिया मैंने D2 की वैल्यू मैंने क्या रखा, वहां से पीछे आप देखेंगे तो OM कॉस
बीटा, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एम क्यू कॉस बीटा। क्यू कॉस बीटा किसके बराबर है, यहां आप देखेंगे क्यू कॉस बीटा जो है ओ ए के बराबर है, किसके बराबर है, ओ ए के बराबर। तो मैं यहां पे साइड में लिख भी दे रहा हूं, क्यू कॉस बीटा इक्वल टू ओ ए। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये जो एम क्यू आया वो क्या आ गया, ओ एम इंटू ओ ए। ठीक है, तो अब मैं बात करूं एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस के जो मोमेंट है वो क्या होंगे, तो ये हो जाएगा एम पी प्लस एम क्यू, एम पी प्लस एम क्यू, तो ये क्या हो गया, ओ एम इंटू ए बी प्लस ओ एम इंटू ओ ए, या फिर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं जैसे भी ये ठीक है। तो हमारे पास क्या, ओ एम को हमने बाहर ले लिया तो ये हमारे अंदर क्या बचा, ओ ए प्लस ए बी, तो ये हमारे पास ओ ए प्लस ए बी आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, और सिंप्लीफाई करें तो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ओ ए और ए बी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। तो मैं इसे एक लाइन और लिख सकता हूं कि एम पी प्लस एम क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ओ एम इंटू ओ बी। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट आर है, उस रिजल्टेंट का मोमेंट एम पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, सेम वही रिजल्टेंट आर पे जो मोमेंट है आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये जो है वो है d3, तो r इंटू d3 हो जाएगा। तो मैंने कहा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट पॉइंट एम पॉइंट के अबाउट देखना चाहते हैं तो ये जो एम आर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर इंटू d3, और d3 जो है वो क्या है, d3 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, d3 है ओ एम कॉस थीटा, d3 क्या है, d3 जो है वो है ओ एम कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ओ एम को बाहर ले लिया आपने, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी ओ बी, हम जानते हैं, और कॉस थीटा इक्वल टू ओ बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम आर मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट पॉइंट एम। ये देखिए, और कॉस थीटा जो है वो ओ बी के बराबर है, आर कॉस थीटा जो है ओ बी के बराबर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एम आर इक्वल टू एम पी प्लस एम क्यू। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ये लास्ट वाला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम आर इक्वल टू एम पी प्लस एम क्यू। प्रूफ हो गया। आप यही कहना चाह रहे थे कि सभी फोर्सेस का जो मोमेंट होता है अबाउट एनी पॉइंट वो रिजल्टेंट के मोमेंट के सम के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो ठीक है, ये हमने यूनिट फर्स्ट के जितने भी न्यूमेरिकल थे उनको हमने आसानी से प्रूव कर लिया। अब हम लोग बातें करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का ही नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशंस बिटवीन ई, जी, म्यू एंड के।